हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर की अपनी जो ये पहली टॉपिक है वो है फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। ठीक है, पहले आप लोग मुझे 5 मिनट का अगर टाइम देंगे तो मैं इस 5 मिनट में आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये आपके लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लहजे से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैं एक से दो टॉपिक डेली प्री और मेंस के लहजे से इंपॉर्टेंट उठा लेता हूँ जब मैं करंट लेके आता हूँ। ठीक है, करंट मेरी इधर थोड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है। वो एक बार मैं क्लास ले रहा था तो ये क्लास आपकी ब्रेक हो गई है, तो एक दो टॉपिक्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, फैक्चुअली टॉपिक्स। ठीक है, तो यहाँ टाइम नहीं लगेगा। बस आप, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था लेकिन क्लास नहीं रिकॉर्ड हो पाई है, ठीक है, तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आते हैं मतलब वहां मुझे टाइम लगेगा, आप यहीं पे टाइम दे लीजिए। जो 30 मिनट की आपकी क्लास की है आज 20 मिनट में खत्म हो जाएगी, क्योंकि लिखने वाला टाइम बचेगा आपको। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, मैं पहले बताता हूं कि इस बस में आपको मैं अगर दुनिया की फर्स्ट, इंडिया की फर्स्ट, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस दिखाऊं तो देखिए ये बस है, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं और आपकी करेंट अफेयर को में इस बस को ऐड कर ले रहा हूं। ठीक है, ये आपकी वो बस है। ठीक, ध्यान देना आपके प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में क्यों आई, इसी के लिए ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है, आपके एक सेंट्रल मिनिस्टर है, उस सेंट्रल मिनिस्टर का नाम है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी ने क्या किया है, इस बस को बेसिकली सितंबर माह में क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, तो किसने इस बस को लॉन्च किया, ये आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। किसके द्वारा इस भारत की पहली इंडिजिनस यानी स्वदेशी रूप से हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को डेवलपमेंट किया, किसने इसका डीईवीपी यानी डेवलपमेंट किया, तो इसका डेवलपमेंट किया किसके द्वारा, तो इसका डेवलपमेंट किया गया, ध्यान देना, एक तो आपकी सीएसआईआर का आप लोग फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और एक प्राइवेट कंपनी उसका नाम है केपीआईटी लिमिटेड एलटीडी यानी केपीआईटी लिमिटेड। ये है कहां की कंपनी, तो ये आपकी पुणे की एक कंपनी है। इन दोनों ने संयुक्त रूप से, ठीक है, कंबाइंड बेसिकली फॉर्म में क्या है, बेसिकली इस बस का डेवलपमेंट किया। ये आपकी प्रीलिम्स की नॉलेज होगी। ध्यान देना है, इस बस की आपको मैं एक विशेषता बताता हूं। ये विशेषता इसको क्या कहती है, मेंस के लहजे से इंपॉर्टेंट बताना चाहिए, तो मैं यहां पे हेडिंग डालूंगा सिग्निफिकेंस या क्वालिटी या विशेषता। इस बस की विशेषता समझिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी डिफरेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस के बारे में आपको बताऊंगा डिफरेंस कैसे है। देखिए, नाम ही है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, यानी बेसिकली इसमें हाइड्रोजन का फ्यूल के रूप में यूज होता होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का फ्यूल के रूप में बेसिकली इसमें क्या होता होगा, यूज होगा, यानी एनर्जी में बेसिकली इसमें के रूप में बेसिकली हाइड्रोजन का यूज होता होगा। अब देखिए विशेषता क्या है, इसकी विशेषता जो है, ठीक है, जो नॉर्मल आपको बसों की, जो पेट्रोल बसों के इंजन होते हैं, वो आंतरिक दहन ऊर्जा, ध्यान देना है, वो आंतरिक दहन इंजन के बेस्ड होते हैं, वो आंतरिक दहन इंजन के बेस्ड होते हैं। ठीक है, आंतरिक दहन इंजन के बेस्ड होते हैं। लेकिन जो ये आपकी बस है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपके इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगाया गया है। ठीक है, ध्यान देना है, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगाया गया है। ठीक है, इसमें क्या बेसिकली आप देंगे, इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर लगाया गया है। आंतरिक दहन इंजन की अगर आप लोग बात करेंगे, ठीक है, तो इसका मैं इंग्लिश में लिख दूं तो इंटरनल, ठीक है, ध्यान देना है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आपकी इंटरनल इंजन, नीचे लिख देता हूं। ठीक है, ध्यान देना है, तो इसकी एक तो विशेषता होगी कि इसमें क्या लगा है, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा है, और ये इलेक्ट्रिक मोटर में बेसिकली क्या है, अब देखिए, ठीक है, तो एक विशेषता समझ गए। अब होता क्या बेसिकली, ध्यान देना है कि इस फ्यूल सेल में बेसिकली होता क्या है, ठीक है, ये फ्यूल सेल में जो आपकी हाइड्रोजन है, ये करते क्या है, ध्यान देना, ये करते क्या है कि वायुमंडल से जो में आपकी जो गैसेज है, ठीक है, उनसे रिएक्ट करेगी। ठीक है, ध्यान देना है, हाइड्रोजन गैस क्या है, वायु में उपस्थित जो आपकी ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करेगी। ठीक है, उससे रिएक्ट करेगी। तो हमको पता है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनता क्या है, एक तो H2O आपका बन रहा है, ठीक है, और एक तो क्या है कि आपकी बस के लिए एनर्जी बन रही है। ठीक है, आपकी बस के लिए क्या है, एनर्जी मिल रही है। यानी जब इस फ्यूल सेल में, इस इंजन में, इस हाइड्रोजन फ्यूल के इंजन में, या हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स में की इंजन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें मिलेगा क्या, एक तो आपका H2O यानी जल मिलेगा, और जाहिर सी बात है हीट मिलेगी। ठीक है भाई, बस को चलने के लिए एनर्जी मिल रही है तो कुछ हीट भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो चूंकि जो इसमें बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, चूंकि जो इसमें बाई प्रोडक्ट है
ठीक है, वो क्या है ना, H2O आपके लिए इन्वायरमेंट के लिए निगेटिवली इंपैक्ट करती है, ना उतना हीट ही करती है। ठीक है, हीट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, तो यानी ये क्या है, ये बाय प्रोडक्ट्स क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट क्या है, फ्रेंडली है। इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या हो गया है, इसके बाय प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली यानी पर्यावरण मैत्री वाले हो गए। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गए। तो जब इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गए हैं, इसका मतलब क्या है कि भैया ये हमारे लिए एक क्या है, हम लोगों ने ग्लासगो अभी समिति हुई थी 2021 में, ग्लासगो की एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, ग्लासगो की इस मीटिंग में क्या हुआ था, 2021 वाला शायद मैं सही हूं। ठीक है, उसमें मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, नेट जीरो का टारगेट वर्ल्ड ने डिसाइड किया है। नेट जीरो का टारगेट क्या डिसाइड किया है कि भैया 2050 तक, 2050 तक हम लोग क्या करेंगे, नेट जीरो यानी ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को नेट जीरो रखने का टारगेट किया है। इंडिया ने, भारत ने क्या टारगेट रखा है, भारत ने यही टारगेट 2070 तक रखा है कि वो क्या करेगा, नेट जीरो का उत्सर्जन करेगा। लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया जिस हिसाब से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहा है, वो जल्द ही वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर दिया है। फर्स्ट कंट्री कौन सी है, तो फर्स्ट कंट्री आपकी है चाइना। चाइना है। ठीक है, यानी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, तो भारत सरकार के एफर्ट में आप लोग एक डाल सकते हैं, फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। ठीक है, इस बस की आपको खूबी बताऊं, कह रहा जो नॉर्मली डीजल पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, या जो बसेस हैं, वो क्या करते हैं, ध्यान देना है, वो आमतौर पर ईयरली, यानी जो आपके डीजल या पेट्रोल जो बस है, ये ईयरली वार्षिक तौर पर, ठीक है, ये ईयरली वार्षिक तौर पर 100 टन CO2 का उत्सर्जन करते हैं। 100 टन CO2 का उत्सर्जन करते हैं। यानी अभी हम लोग एक बस बनाए तो कम से कम 100 टन CO2 के उत्सर्जन को तो बचा ही लिए। ठीक है, इतना तो बचा ही लिए। यानी भारत गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, भारत सरकार को, कि अगर ये, ठीक है, ये प्रोसेस सफल होता है तो इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, उनको हम लोग पूरा कर सके। ठीक है, तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको जरूर लिखेंगे, ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब यहां पे, ठीक है, तो ये बाई प्रोडक्ट्स चूंकि इसके निगेटिव नहीं है, इसलिए क्या है, पर्यावरण के अनुकूल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, ये बात आप लोग समझिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है एक फेस्टिवल है। ठीक है, एक फेस्टिवल है, ठीक है, उसका नाम है बथुकम्मा फेस्टिवल। उसका नाम है बथुकम्मा फेस्टिवल। जो बथुकम्मा फेस्टिवल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बथुकम्मा का मीनिंग क्या होता है दोस्त, यहाँ पे मैंने लिखा है बथुकम्मा का मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है। तो बथुकम्मा का मीनिंग होता है जीवन की देवी, जीवन की देवी। ठीक है, बथुकम्मा का मतलब होता है जीवन की देवी। ये एक स्टेट फेस्टिवल है, एक राज्य, ध्यान देना, ये एक स्टेट फेस्टिवल है, यानी ये एक राज्य उत्सव है। ये क्या है, राज्य उत्सव है। किस राज्य का ये उत्सव है, तो ये तेलंगाना राज्य का उत्सव है। नॉर्मली इस उत्सव को वार्षिक तौर पर 9 दिन के लिए मनाया जाता है, और अभी ध्यान देना है, अभी इसको, ठीक है, 9 डे के लिए मनाया जाता है। अब इसको 25 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में मनाया गया है। अभी इसको 25 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में मनाया गया है। किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जो डाटाबेस क्वेश्चंस आते हैं, तो 25 सितंबर से 30 अक्टूबर भी आपको याद रहना चाहिए दोस्त, मैं ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये किस सरकार, कहां का ये स्टेट फेस्टिवल है, तो तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है। ईयरली वार्षिक तौर पर मनाया जाता है, 9 दिवसीय ये कार्यक्रम है। अभी हाल ही में इस उत्सव का जो को मनाया गया है, वो दिल्ली के कर्तव्य पथ में मनाया गया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ में मनाया गया। हमको होता है अभी राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ मनाया गया, ध्यान देना है। ठीक है, इश्यू को समझ गए, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इसको मनाया गया, अब ध्यान देना है। ये क्या है, ये फ्लावर्स से रिलेटेड एक उत्सव है, फ्लावर्स फेस्टिवल है। ठीक है, ये BAT फेस्टिवल क्या लिखा है, तो ये BAT बथुकम्मा का शॉर्ट फॉर्म है, फेस्टिवल का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसका आयोजन कहां किया गया, कर्तव्य पथ पे। तो क्वेश्चन आ सकता है
2022 का जो बथुकम्मा फेस्टिवल कहां मनाया गया, तो उत्तर होगा कर्तव्य पथ पर मनाया गया। कब मनाया गया? 25 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच में। कितनी दिवसीय उत्सव था? 9 दिवसीय उत्सव था। किस राज्य का स्टेट फेस्टिवल है? तेलंगाना का। बथुकम्मा का मीनिंग क्या होता है? जीवन की देवी। ये सारे प्रीलिम्स के आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिन फैक्ट्स को आपको मैंने संदर्भित कर दिया। एक चीज मैं यहीं पे आपको बता दूं दोस्त, अगर अब तक क्लासेस आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना, ठीक है। क्लास की एक डिसकंटिन्यूटी की शिकायत आप लोग को है, और वो मैं मानता भी हूं कि है, ठीक है, वो लाजमी है मेरी शिकायत, ठीक है। अगला हम लोग का है हैदराबाद मुक्ति दिवस। हैदराबाद मुक्ति दिवस दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमको पता है कि अपने राहुल गांधी जी क्या है, इस वक्त चला रहे हैं भारत जोड़ो आंदोलन, एक सत्याग्रह चला रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया, साउथ इंडिया तक चले। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कब से चली है, आपको कहां इसकी एंड है, ऐसी प्लान एक बार जो हो उसको एक बार देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी 100 दिन हुआ है। तो ये यात्रा जब खत्म होगी तो पेपर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। कोविड बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस बढ़ने का कारण क्या है कि अभी ये यात्रा फिर से न्यूज में आ गई है। और चूंकि भारत जोड़ने का प्रयास 1947 में भी किया गया है। 1947 में हमको पता है जो माउंटबेटन पॉलिसी आती है, तो माउंटबेटन योजना में क्या कहा जाता है कि भैया जो रियासतें हैं, ठीक है, जो रियासतें हैं वो चाहे तो भारत के साथ मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, चाहे तो अपनी स्वतंत्र स्थिति को बनाए रखने में सक्षम है। अब इसी में हैदराबाद का निजाम का मन बहल गया। वो कहेगा मैं स्वतंत्र रहूंगा, पाकिस्तान में जा नहीं सकता क्योंकि चारों तरफ से भारत से घिरा है, और कह रहा था कि भाई कि मैं क्या करूंगा, भारत में नहीं मिलूंगा, अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाऊंगा। माउंटबेटन चाचा के हैं। पटेल जी बोलेंगे बेटा थोड़ा आजाद हो जाने दो, 15 अगस्त बीत जाने दो। 15 अगस्त बीत गया, बार बार समझाएंगे समझाएंगे समझाएंगे, नहीं मानेगा। अब भाई जब नहीं मानेगा, इसको बोलेंगे भैया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो एक्सेशन है उस पर साइन कर दो, ठीक है, कहीं नहीं साइन करेगा, बोलेगा नहीं करेंगे साइन, ठीक है। इसकी अपनी आर्मी थी, ब्लैक आर्मी थी, सारे काले काले कपड़े पहने रहते थे, ठीक है। एक दिन मूड ठनकेगा, पटेल जी का मेनन से बात करेंगे, बोलेंगे इसका क्या किया जाए, तो मेनन कहेंगे साहब एक ऑपरेशन पोलो चलाओ। तो एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ सकता है कि ऑपरेशन पोलो निम्नलिखित में से किस रियासत के विलीनीकरण के लिए चलाया गया, किस रियासत को भारत में मर्ज करने के लिए चलाया गया, ठीक है। तो ये आपके प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, ध्यान देना है, ठीक है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑपरेशन पोलो के बारे में सोच गए। यूपी पीसीएस की क्रैश कोर्स आपकी 5 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। जो दोस्त जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां पे प्रॉपर अभी आपकी हिस्ट्री और इकोनॉमी स्टार्ट की जा रही है। डेली एक क्लास, लगभग 1 घंटे की आपकी क्लास होगी, वो लिया जाएगा। और 120 घंटे यानी लगभग आप मान के चलो कि ये 3 महीने तक, 3 से 3.5 महीने आपकी क्लासेस चलेंगी, आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। क्लास इतनी बेहतरीन, बहुत बेहतरीन होने वाली है, प्लान तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है। जो आपको पढ़ाया जाएगा वो नोट्स आप लोग के लिए बीच में शेयर किया जाएगा, ठीक है। और भी अच्छी अच्छी बातें समय के साथ हम लोग फ्री टाइम में बात करते रहेंगे, जो आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी दोस्त, ठीक है। तो आप लोग उस क्लास से जरूर जुड़िए, ठीक है। और आरोग्य से जो दोस्त तैयार कर रहे हैं, आरोग्य की क्लासेस फिर से 25 सितंबर से स्टार्ट है, ठीक है। क्लास मैंने ले लिया है, एकदम मौका मत छोड़ो, कोशिश करो कि अपना 100 दो और रिजल्ट लो, ठीक है, ध्यान देना है। तो ऑपरेशन पोलो चला कब था, तो 14 सितंबर 1948 को चलाया गया, ठीक है, ध्यान देना है। किसने? पटेल जी ने चलाया था। यहाँ पे हैदराबाद में किसका रूल था? निजामों का। तो पटेल जी जब निजाम को हराएंगे तो ये भाग खड़ा होगा पाकिस्तान, ठीक है, भाग खड़ा होगा कहां पे? पाकिस्तान जाके भाग खड़ा होगा, ठीक है। अब बताइए क्या इसलिए इंपॉर्टेंट है? ऑपरेशन पोलो न्यूज में आया? नहीं दोस्त, ऑपरेशन पोलो न्यूज में नहीं आया है। न्यूज में आपका यहां पे हैदराबाद मुक्ति दिवस को स्मरण करते हुए एक ईयरली फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ठीक है, जिसको हिंदी में कह रहे हैं वार्षिक स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना है। यानी एक मेमोरी डेवलप की जा रही है, ईयरली मेमोरी, पूरा हैदराबाद की केस स्टडी इसमें डिस्कस किया जाएगा, ध्यान देना है। यानी कोई भाषण नहीं देगा, वहां पे एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये फेस्टिवल ईयरली है, मतलब 17 सितंबर को 1948 को ऑपरेशन पोलो हुआ है, तो 17 सितंबर 2022 से इसको स्टार्ट किया जा रहा है, और अगला वर्ष 17 सितंबर 2023 में ये क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इस फेस्टिवल को किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये फेस्टिवल आपकी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चला जा रही है। किसके द्वारा? ये फेस्टिवल आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। अब ध्यान देना है, यानी ये फेस्टिवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है, उस चीज को देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्त, ध्यान देना है, आगे कह रहा है आपको बताना है, ठीक है। अगला है अनंगताल झील। अनंगताल लेक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनंगताल झील जो है, ध्यान देना है, हमको पता है एक राजा थे, एक शासक थे, उनका नाम था अनंगपाल द्वितीय। अनंगपाल द्वितीय क्या है? बेसिकली ये तोमर राज्य के राजा थे, और तोमरों का दिल्ली पे शासन था, तोमरों का दिल्ली पे शासन था। तो अनंगपाल ने, ठीक है, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए इस अनंग ताल झील को बनाया था। नाम देखिए ताल का, क्योंकि अनंगपाल ने डेवलप किया था, तो इन्हीं के नाम पे इस ताल का, इस लेक का नाम पड़ गया अनंग ताल। कब इसको बनाया था? तो 10th सिस्टम में। टारगेट क्या था? सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर इसका टारगेट था,
ठीक है, ध्यान देना है, सोशल वेलफेयर क्या इसका टारगेट था। अनंगताल लेक स्थित कहां पे, तो ये साउदर्न दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के दक्षिणी इलाके में स्थित है। और अभी संस्कृति मंत्रालय ने इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। किसने किया है? संस्कृति मंत्रालय ने इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे है। इसके लोकेशन के महज 500 मीटर के अंदर, महज 500 मीटर के अंदर दो बड़े स्थापत्यों का डेवलपमेंट है। एक है जोगमाया मंदिर, दूसरा है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनाया गया था, जिसका अगला निर्माण आपका इल्तुतमिश करता है। आपको पता है कि इसका जीर्णोद्धार करने वाले कौन कौन से शासक हैं? मैंने एनसीईआरटी जो दोस्त पढ़े होंगे वो तो कंफर्म बताएंगे, मैंने वहां पे पढ़ाया है, ठीक है। इसका जीर्णोद्धार करने वाले शासक कौन से हैं, यानी किस किस रूलर्स में क्या क्या करने वाले शासक कौन से हैं, शासक कौन से, इनके बारे में आपको क्वेश्चन बताना है, ठीक है, आंसर करना है, ठीक। जीर्णोद्धार का मतलब है रिकंस्ट्रक्शन का काम किसने किया, यानी समय के साथ कहीं कुतुब मीनार जो है बहुत ऊंचा था, तो भूकंप, ठीक है, अन्य जो पर्यावरणीय गतिविधियां हैं उनके कारण ये प्रभावित हुआ और निगेटिवली प्रभावित हुआ। इसकी कुछ मंजिलें गिर गई, कुछ टूट गई, तो उनको फिर इसने क्या किया, संरक्षण किया, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक। तो ये जो बेसिक बातें थी, ये चीजें हम लोग देख लें। अगला बताना है कुतुब मीनार कितना मंजिला है। चलो ये भी क्वेश्चन करो, कितना मंजिला ये कुतुब मीनार है, ये भी आप लोग बताओ कि कितना मंजिला है, ठीक है। एक एस या नो में आंसर दो। क्या यहां पे कुव्वत उल इस्लाम या अल इस्लाम मस्जिद यहां पे स्थित है इसके प्रांगण में या नहीं, इसका आंसर बताओ, ठीक है। कुतुब मीनार के परिसर में, ठीक है, मेहरौली का, ध्यान देना है, मेहरौली का लौह स्तंभ स्थित है या नहीं, लौह स्तंभ स्थित है या नहीं, इसको भी आंसर करो, इसको भी आंसर करो। तो मैं इस वक्त आपसे तीन, यहाँ पे एक क्वेश्चन होमवर्क, ये दूसरा क्वेश्चन होमवर्क, ये तीन क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से होमवर्क देता हूँ, ये तीन क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से होमवर्क करता हूँ। अगला एक टॉपिक आप लोग और आपको बता दूं मैं, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपके महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह। होमवर्क को आप लोग दोस्त बहुत सीरियस लेना, ठीक है। आप लोग जब कमेंट करोगे, जब पढ़ाई सीरियसली करोगे, तो मेरे पे भी एक क्लास लेने का एक प्रेशर रहता है, ठीक है। मुझे पता कि मेरे से बेहतर करंट अफेयर यूपीपीएससी को कोई नहीं पढ़ाएगा, बट मेरी कमी क्या है, डिसकंटिन्यूटी की। आप लोग अगर चीज़ों को ठीक से देख रहे हो, क्लास ले रहे हैं, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, एक जुड़ाव व्यतीत करेंगे, तो मेरी पे भी एक नैतिक जिम्मेदारी रहेगा, मैं उस नैतिक जिम्मेदारी के पालन जरूर करूंगा, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। जबकि क्लासेस देखिए मैंने आरओ और यूपीपीएससी के बैचेस के लिए बोला हुआ था कि मैं लूंगा, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं सबके लिए इसको फ्री ले रहा हूँ, ठीक है, सबके लिए इसको क्या करूंगा, फ्री लूंगा। कंटेंट में क्या है, आप किसी भी पेड ग्रुप में यूपीपीएससी के, ठीक है, रहेंगे, वहां पे आपको मिलेगा। आप चाहे टेस्ट सीरीज में रहेंगे, चाहे क्रैश कोर्स में रहेंगे, चाहे आरओ में रहेंगे, आपको ये कंटेंट क्या वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, नॉर्मली आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंबाइंड करके मैं इसको वहां पे जब 20-25 पन्नों का दे दूंगा, ठीक है, अभी हो गया है तो अभी मैं इसको सेंड कर दूंगा, ध्यान देना है। लगभग 35 पीपीटीज हो गई है, मैं पीपीटी पे भी ये पेपर है, ध्यान देना है। इसकी प्रिंट आउट आप लोग मत निकालना, इसको मोबाइल में रखे थोड़ा रिवीजन कर लेना बस, ठीक है। देखिए राजा हरि सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना है। ये J&K में ये बेसिकली क्या है, ठीक है, महाराजा हरि सिंह ये जम्मू कश्मीर के बेसिकली शासक थे। J&K में जम्मू और कश्मीर के बेसिकली क्या है, ये डोगरा, ध्यान देना है, यहाँ पे डोगरा साम्राज्य का शासन था, ठीक है। ये एक डोगरा शासक थे, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि बेसिकली क्या है, ये एक डोगरा सम्राट थे, ठीक है। कहाँ के? J&K के, यहाँ पे इनका शासन था। जब माउंटबेटनवा कहता है कि भैया तुम इधर उधर कहीं जा सकते हो, स्वतंत्र रह सकते हो, तो हैदराबाद के निजाम की तरह हरि सिंह का भी दिमाग खटक गया। हरि सिंह के इस लोकेशन का क्या था कि यहाँ मुस्लिम बहुत ज्यादा थे, ठीक है, और हिंदू शासक था, यहाँ पे लोगों को भड़काना बहुत आसान था, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या करेगी, यहाँ पे 1948 में ही कबायलियों के माध्यम से अटैक कर देती है, ठीक है। हरि सिंह भागे भागे आते हैं कि साहब पटेल जी के पास हमको संरक्षण दो। पटेल जी कहते हैं हम तुमको काहे संरक्षण दे, काहे दे भाई, तुम कौन हो, ठीक है, हमसे क्या करो, एग्रीमेंट करो ना। अरे भाई तुम रहो, तुमको जितना अच्छा पोस्ट चाहिए उतना अच्छा पोस्ट देंगे। तुम क्या करो कि जो अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ध्यान देना है, एक्सेशन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जो एक सहमति पत्र है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट पत्र है, ध्यान देना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, तुम क्या करो कि इस पे साइन कर दो। तुम जैसे ही इस पे साइन करोगे, तुम क्या होगा, भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा हो जाओगे, भारत के
टेरिटरी का हिस्सा हो जाओगे, ठीक है, और पाकिस्तान हमारी संप्रभुता पे फिर हाथ उठाएगा, फिर उसकी हाथ काट लेंगे, ठीक है। हरि सिंह करे तो क्या करे, हरि सिंह ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया। जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करते हैं, भारत की फौज जाएगी और कबेलियों से ये लड़ाई जीत जाएगी। अब कश्मीर वाला जो मुद्दा देखते हैं, उसी समय का मुद्दा है, हम लोगों ने थोड़ी सी गलती कर दी इस बात को यूएन में ले जाके, ठीक है, ध्यान देना है। अभी क्या ध्यान देना है, देश को आजाद हुए कितना ईयर हो गया, देश को आजाद हुए आपके 75 ईयर हो गया, यानी 75 वर्ष देश की आजाद हुई हो गया। लेकिन हरि सिंह की कोई प्रतिमा वगैरह नहीं बनाई थी। तो अभी क्या है कि हरि सिंह की जयंती मनाई जा रही है, ठीक है। डोगरा सम्राट क्या है, बेसिकली हरि सिंह की जयंती मनाई जा रही है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो हरि सिंह की चूंकि जयंती मनाई जा रही है, JNK को जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, जितना उनको पत्थर के फील्ड में उतारा गया था। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि मैं कल्चरली इनको जोड़ सकूं, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया, आज के टॉपिक्स हो गए। मैं ये PDF आपको ग्रुप में भेज दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। फिर चलिए, जयराम जी की जय हिंद।